नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान से छेड़छाड़ की। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। पूरे विपक्ष को जेल में डालकर ऐसा किया गया। वित्त मंत्री 79 मिनट तक बोली। उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो वित्त मंत्री के बाद बोलने को खड़े हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी 42वां संशोधन लेकर आई और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म प्रस्तावना में जोड़ा। 51 जोड़कर कर्तव्य भी बताया। उनका ये जिक्र नहीं कर रहे। अगर कभी आपसे मोदी साहब मिले तो कहिएगा कि जरा संविधान के तहत चलो। खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि पंडित नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। आरएसएस के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। ऑर्गेनाइजर ने इसे लेकर संपादकीय भी लिखा था। ना तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया और ना ही तिरंगा झंडे को माना। 26 जनवरी 2002 को संघ मुख्यालय पर पहली बार झंडा कोर्ट के आदेश पर फहराया गया। संघ ने मजबूरी में तिरंगे को सम्मान दिया। जो लोग झंडे से, अशोक चक्र से, संविधान से नफरत करते हैं, ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। संविधान जब बना उस वक्त संविधान को फूंक रहे थे। आज इन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस की डेमोक्रेसी की बहुत बातें होती है, लेकिन इन देशों में भी शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। एक ही ऐसा देश है जहां संविधान लागू होने के दिन से ही सबको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, और वो देश है भारत। क्या ये नेहरू, अंबेडकर या संविधान सभा की देन नहीं? खड़गे ने जमकर बीजेपी और आरएसएस को सुनाया। तो दूसरी तरफ बीजेडी सांसद सुलता देव ने पीएम मोदी के लोकसभा में दिए माल वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने 1998 में अटल जी की सरकार गिरने का जिक्र करते हुए कहा कि माल तब भी बिकता था बाजार में, लेकिन अटल जी ने संविधान का सम्मान करते हुए इस्तीफा देना उचित समझा। इस पर सुलता देव ने कहा कि पीएम ने माल किसे कहा? हम लोग एमपी हैं। मुझे ऐतराज है माल से, मुझे एक बिक्री खरीद से भी ऐतराज है। प्रधानमंत्री की इस बात से बहुत दुख हुआ। आज हमारी पार्टी छोड़ने वालों को आप ले रहे। जो माल है वही बिकता है। हम एमपी हैं, नहीं बिकेंगे। राज्यसभा में 17 दिसंबर को भी संविधान पर चर्चा होगी और बाद में पीएम मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर श्रीलंका के जेल में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया है। राहुल ने लिखा कि हम श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने वाले भारतीय मछुआरों के मुद्दे को उठाएं और उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही राहुल ने चिट्ठी में केंद्र सरकार से मछुआरों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नावों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 15 से 17 दिसंबर तक 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद ये दिसानायके की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी ने मछुआरों का मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है जब श्रीलंका के पीएम भारत दौरे पर है। अब राहुल महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद महायुति मुश्किल में घिर गई है। इस बीच एनडीए के सहयोगी रामदास आठवले ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम में रामदास आठवले को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर उनका बयान आया है। दरअसल बीते दिन महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में रामदास आठवले को नहीं बुलाया गया। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि आरपीआई ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने देवेंद्र फडणवीस के साथ कई बैठकें की। उन्होंने हमसे कम से कम एक मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मगर महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस पर आठवले ने नाराजगी जताई है। वहीं शिवसेना के नेता भी मंत्री पद न मिलने से नाराज हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में काफी दिनों के विचार विमर्श के बाद फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है तो कुछ पुराने चेहरों को दोबारा मंत्री बनाया गया है। सरकार ने कई ऐसे मंत्रियों को शामिल किया है जो अभी भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।
इसमें प्रताप सरनाइक, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे और डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हैं। इनमें से किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। साथ ही कोर्ट में कोई क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की गई है, जिसके बाद मंत्रिमंडल पर भी सवाल। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सुगबुगाहट अभी से तेज हो चली है। वहीं इस बीच अब गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है, जिसे लेकर सियासी चर्चाओं को हवा मिल गई है। दरअसल एक कार्यक्रम में जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी, तो शाह ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रमों में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर तय करेंगे, तब इसके बारे में हम मीडिया को बताएंगे। शाह जो बातें कह रहे हैं वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि 2 महीने पहले तक ही बीजेपी का हर नेता ये दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन अब शाह ने नीतीश को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर सस्पेंस पैदा कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, अब बीजेपी वही खेल बिहार में करने की तैयारी में है। यानी जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनको ही सीएम का फेस बताया गया, लेकिन 23 नवंबर को नतीजे आते ही बीजेपी ने शिंदे को अलग थलग कर दिया और सीएम की कुर्सी तो दूर, कोई अहम मंत्रालय भी नहीं सौंपा। वहीं अब नीतीश कुमार को भी डर है कि बीजेपी की इस राजनीति का अगला शिकार कहीं वो ना हो जाए। यानी चुनाव लड़ा तो नीतीश के चेहरे पे जाएगा, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी नीतीश को साइड लगाकर अपने नेता को बिहार की सत्ता सौंप देगी। गृह मंत्री के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार की एनडीए सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च के दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। ट्रैक्टर मार्च से पहले किसानों ने सरकार का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसान नेता डल्लेवाल को कुछ हुआ तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस मार्च में किसानों ने एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। किसानों ने कहा कि उनका लक्ष्य सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार अकेला ना समझे। देश भर के किसान पंजाब के किसानों के साथ है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में किसानों की तरफ से किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किसानों को जेल में बंद कर दिया। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू ने चेतावनी दी है। बीकेयू ने साफ कर दिया कि अगर 22 दिसंबर तक किसानों को रिहा नहीं किया गया तो किसानों की तरफ से 23 दिसंबर यानी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान अब अपनी रणनीति। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धर्म संसद के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 में घृणा फैलाने वाले भाषणों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। यति नरसिंहानंद पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बार बार घृणा फैलाने वाले भाषण देने के आरोप है। याचिका के अनुसार इस धर्म संसद की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ कई सांप्रदायिक बयान शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। वहीं याचिका दाखिल करने वाले कुछ पूर्व नौकरशाहों की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच से कहा है कि याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म संसद कल यानी कि 17 दिसंबर को शुरू होने वाली है। इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा, कृपया ईमेल भेजें। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इससे पहले आयोजित धर्म संसद में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के कारण विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में यति नरसिंहानंद और अन्य सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाए गए, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई। आज यानी 16 दिसंबर को बांग्लादेश का मुक्ति दिवस है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी। इसमें हिंदुस्तान का बड़ा रोल था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं की मदद के लिए हिंदुस्तानी सेना को मैदान में उतार दिया था। उसके बाद से ही हिंदुस्तान में हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश की मुक्ति दिवस के दिन कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बांग्लादेश का डेलीगेशन भी हिस्सा लेता है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर कहा जा रहा था कि शायद ये परंपरा टूट जाए। इस बार बांग्लादेश की तरफ से प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अब बांग्लादेश के सुर नरम पड़े हैं।
बांग्लादेश ने प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई और इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमान की तरफ से किए गए आयोजन में बांग्लादेश की सेना के जवान और मुक्ति वाहिनी के सेनानी शामिल हुए। वैसे इस बार बांग्लादेश से सिर्फ 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आया, जबकि इससे पहले ये संख्या 70 से 72 तक होती थी, क्योंकि आज हालात बदल गए हैं। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क मानने लगी है और इसके पीछे एक बड़ी वजह शेख हसीना का हिंदुस्तान में शरण लेना माना जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुक्ति दिवस को लेकर मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोग महंगाई से परेशान हैं। ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी नहीं गई है। इस बीच मोहम्मद यूनुस भी जनता से किए अपने वादे तोड़ने लगे हैं। दरअसल पहले उन्होंने कहा था कि देश में जल्द ही संसदीय चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चुनाव अगले साल यानी कि नवंबर तक हो सकते हैं। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की योजना लंबे वक्त तक चुनावों को टालने की है। वैसे शेख हसीना की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।